सो नेक्स्ट प्रोसेस जो इरोजनल लैंड फॉर्म्स होते हैं कि लैंड फॉर्म्स ऐसे ऐसे लैंड के फॉर्म्स जहाँ पे मतलब कि इरोजन हुआ है और उनके ना अपने को एविडेंस मिलते हैं। जैसे सबसे पहले होता है तुम्हारा वेंटिफेक्स। तो वेंटिफेक्स का जो फिजिकल अपीयरेंस होता है वो देखो कैसा होता है। ये ना स्मूथ सरफेस होता है ना, और इन पे क्या होता है कि दो या तीन सरफेस ना, यहाँ पे जो कर्व्ड सेक्शन है ना, एक तो जो वेंट इफेक्ट्स होने के लिए पहली जो शर्त हो ना, ये स्मूथ सरफेस होने चाहिए। दूसरे ना ये एक कर्व्ड होने चाहिए, और कर्व्ड ना ये एक सरफेस भी हो सकता है, दो सरफेस भी हो सकते हैं, तीन सरफेस भी हो सकते हैं। ये देखो यहाँ इसमें ना तीन सरफेस है कर्व्ड, वन टू एंड थ्री। तो और ये ना विंड के इरोजन से बनते हैं। तो ये पहला लैंड फॉर्म्स है जो विंड के इरोजन से बन रहे हैं। ठीक है। तो ये फॉर्म बाय द इरोजन इफेक्ट्स। ठीक है। ये स्टोन्स होते हैं फ्लैट सरफेस के साथ। देखो दो या ना दो से ज्यादा जो फ्लैट सरफेस एक साथ शार्प रिज पे मिलते हैं, वेल पॉलिश्ड होते हैं। ठीक है। ठीक है, ये फ्लैटन होते हैं, स्मूथ होते हैं, और वन, ठीक है, अगर एक फेज है तो एनिकेंटस बोलेंगे, और ड्राई कैंटस बोलेंगे जब तुम्हारे तीन फेस हो। तो इस टाइप के तुम्हारे होते हैं वेंटिकेट्स। ये तुम्हारा वेंटिकेट्स का फिजिकल अपीयरेंस है। तो ये तुम्हारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स हो गए। सेकंड जो तुम्हारा इरोजनल लैंडफॉर्म्स हो गया वो तुम्हारा हो गया यार्डेंग। यार्डेंग क्या होता है कि इलोंगेटेड रिज होती है। ठीक है। और ये इलोंगेटेड रिज कैसे बनती है? ठीक है, ये पहले तुम्हारी कोई रोक थी। ठीक है, और रोक का ना इरोजन हो गया विंड से। विंड के अंदर देखो पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जब भी तुम्हारा वो पार्टिकल्स ना रोक से टकराते हैं, जब भी दो पार्ट मतलब कि पार्टिकल्स किसी रोक से टकराएंगे तो वहां पे होगा तुम्हारा अब्रेशन होगा, और अब्रेशन की वजह से ना इस टाइप का तुम्हारा स्ट्रक्चर बनेगा। उसको बोलते हैं यार्ड रैंक। ठीक है, और ये तब बनता है जब ना पैरेलल विंड तुम्हारे विंड की जो डायरेक्शन होगी तुम्हारी इस रोक के पैरेलल होगी। ओरिएंटेशन पैरेलल टू द प्रिवेलिंग विंड, मतलब जिस डायरेक्शन में तुम्हारी यार्ड रहेंगे उसी डायरेक्शन में तुम्हारी इसके साइड से और इसी के साइड से तुम्हारा विंड का फ्लो हो रहा है। इसीलिए ना ये एलोंगेटेड स्ट्रक्चर इसका बनता है। एंड ये तुमने काफी देखा होगा। ठीक है, मशरूम टेबल और पेडेस्ट्रल रॉक। ठीक है, नीचे नीचे क्या हुआ कि तुम्हारा जब विंड लो ब्लो करती है तो नीचे की जो रॉक है ना उसका तुम्हारा हो गया इरोजन हो गया। तो आइसोलेटेड रॉक फ्रॉम विच द बेस हैज बीन पार्शली कट बाय द अंडर कटिंग ऑफ द विंड। ठीक है, ये विंड के एक्शन से इरोजनल लैंड फॉर्म्स है। आगे तुम्हारा इरोजनल जो लैंड फॉर्म्स आता है वो तुम्हारा आता है डेजर्ट पेवमेंट और द लैग डिपॉजिट्स। मैंने तुम्हें बताया था कि देखो ये वाले जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे पहले कोई रॉक की सरफेस था, यहाँ पे कुछ ना रॉक की सरफेस से तुम्हारा क्या हुआ, कुछ डस्ट पार्टिकल थे यहाँ पे, या फिर ना इनका इरोजन हो गया। ठीक है, इनके इरोजन से तुम्हारा क्या बन गया, डेजर्ट पेमेंट। ये तुम्हारा बेसिन बेसिन होता है इओलियन एनवायरनमेंट का। ठीक है, अगला आता है तुम्हारा डिफ्लेक्शन बेसिन। डिफ्लेक्शन बेसिन क्या होता है कि तुम्हारी कोई भी ना बारन लैंड पड़ी है तो वहां पे विंड के एक्शन की वजह से एक गड्ढे टाइप का ना एक डिप्रेशन सा बन जाएगा। ठीक है, और वो डिप्रेशन भी तुम्हारा ना बेसिन की तरह का होता है। देखो ये तुम्हारा छोटा है, लेकिन ये ना अगर विंड का एक्शन बड़ा है और विंड की वेलोसिटी ज्यादा है तो ये तुम्हारे ना बड़े भी हो सकते हैं। तो ये तुम्हारे ना डिप्रेशन फॉर्म फ्रॉम द बारन लैंड अनकंसोलिडेटेड मटेरियल। और ये जब बनते हैं जब एडी करंट्स आती है, और एडी करंट्स का जो मूवमेंट होता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल मूवमेंट। इनको डिफ्लेक्शन होलो और ब्लो आउट भी कहते हैं। ठीक है, ये सेंटीमीटर से लेकर किलोमीटर तक होते हैं। इनकी डेप्थ ना 10 मीटर तक हो सकती है। ठीक है, और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स देखो अपन ने इरोजनल लैंडफॉर्म्स पढ़े। ठीक है, अब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ना अगर विंड की वजह से तुम्हारे पार्टिकल्स डस्ट है ना कहीं शोर से आकर ट्रांसपोर्ट होकर अगर किसी बेसिन में या फिर किसी और स्थान पर डिपॉजिट हो रहे हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं अपन डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। इनमें सबसे पहले आते हैं लोइस।
ठीक है। लुईस के अंदर ना तुम्हारे जो भी डस्ट पार्टिकल होंगे, डस्ट का मतलब ना जो क्ले से भी छोटा हो गया, वो वही सिर्फ आते हैं। ठीक है। ये तो ये हो गया डिपॉजिट ऑफ द विंड ब्लोन डस्ट ड्राइव फ्रॉम द एनी डेजर्ट ऑफ द ग्लेशिएटेड रीजन। तुम्हारी कोई ड्राई रिवर हो गई, ठीक है, ड्राई लेक हो गई, वहां भी अगर कोई तुम्हारी कोई डस्ट पार्टिकल है, वो पार्टिकल भी आके ना तुम्हारे यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है। ये क्ले से भी छोटे पार्टिकल होते हैं डस्ट, और सिर्फ उन्हीं का डिपोजिशन होता है। इनका कलर होता है येलोविश ब्राउन होता है। ठीक है। और सिल्ट साइज मतलब सिर्फ डस्ट ही मिलेगा तुम्हारा, सिल्ट सबसे छोटा। और जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो होता है क्वार्ट्ज और फेल्सपर एंड द क्ले। देखो, टेक्सचर ऑफ द इओलियन पार्टिकल्स, जो तुम्हारे जो पार्टिकल्स या फिर विंड ब्लोन जो पार्टिकल्स तुम्हारे आ रहे हैं, उनका टेक्सचर कैसा है। वो टेक्सचर का मैंने कई बार बता दिया, टेक्सचर का मतलब होता है शेप एंड द साइज। ठीक है। शेप और साइज से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होगी वो आती है तुम्हारी टेक्सचर में। तुम्हारा ग्रेन कैसा है, तुम्हारा पार्टिकल कैसा है। जब भी दो पार्टिकल्स कोलाइड करवाते हैं, ठीक है, एयर में या फिर नीचे सरफेस पे, तो वो एक एक भी डैमेज हो सकता है, दोनों भी डैमेज हो सकता है। और पार्टिकल में जो सबसे वल्नरेबल जो पार्ट होता है वो होता है ग्रेन का एंगुलर एजेस। जब भी दो पार्टिकल एंगुलर पार्टिकल टकराते हैं तो उनके जो एंगुलर एजेस है ना, वो ब्रेक ऑफ होते हैं। और ब्रेक ऑफ होने के बाद ना वो दोबारा टकराते हैं। फिर ऐसे करते करते वो ना स्मूथ और राउंडेड हो जाते हैं। तो इओलियन जो पार्टिकल्स है उनका जो टेक्सचर होता है वो टेक्सचर होता है मोस्टली राउंडेड ही टेक्सचर होता है। लेकिन जब उनको हैंड लेंस से ना रिवेल करते हैं तो कुछ और फीचर्स भी अपने सामने आते हैं। जो और फीचर्स है तुम्हारे ना डल और मैट अपीयरेंस। देखो, जब भी कोई पार्टिकल्स, ठीक है, तुम देखो किसी भी मिरर को अगर तुम ना किसी पार्टिकल से ना घिसते हो तो उसका अपीयरेंस क्या हो जाएगा, डल और मैट हो जाएगा। ऐसे ही जो इओलियन जो पार्टिकल्स जो है होते हैं उनका जो फिजिकल अपीयरेंस हो जाएगा वो डल और मैट होगा। तो ये पहला करेक्टर सेकंड करेक्टरिस्टिक्स हो गया, डल एंड मैट। पहला हो गया कि मोस्टली राउंडेड। तीसरा जो करेक्टरिस्टिक्स हो गया कि अंडर हाई मैग्निफिकेशन, मतलब कि अंडर हाई मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि आवर्धित, मतलब कि बहुत ही ज्यादा अपन ने उसको ना जैसे माइक्रोस्कोप में अपन उसका रेजोल्यूशन को बढ़ा देते हैं और फिर देखते हैं। तो जो उसका अपीयरेंस हो गया वो फ्रोस्टिंग राउंडेड सरफेस हो गया। फ्रोस्टिंग राउंडेड सरफेस, जो फ्रोस्टिंग का जो फिजिकल अपीयरेंस है वो मैं आगे आगे की स्लाइड में दिखा दूंगा कि फ्रोस्ट पार्टिकल कैसे होते हैं। सो कंपोजिशन ऑफ द इओलियन डिपॉजिट्स। देखो, डेजर्ट के अंदर ना तुम्हारा वेजिटेशन बहुत कम होता है। ठीक है। और जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोस्टली क्लास्टिक होते हैं। और जो क्लास्टिक जो पार्टिकल होते हैं उनका जो मिनरल्स होते हैं ना मेनली होता है तुम्हारा क्वार्ट्स। ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा जो माइका, फेल्सपर, ये सब ना रेयर क्वांटिटी में मिलते हैं। ठीक है। और कुछ दो दो या तीन टाइप के जो ना मिनरल्स होंगे ना, या टाइप के जो ग्रेन्स, वो बन करने तीसरे टाइप का ग्रेन पार्टिकल्स बना लेते हैं। ठीक है। जिसका ना लिथिक फ्रेगमेंट, मतलब कि चर्ट के जैसे होते हैं। उसका जो लिथिक जो फिजिकल अपीयरेंस जो होता है वो चर्ट के जैसे होता है। आज के टाइम पे जो एंशियंट विंड डिपॉजिट सैंड्स है ना वो सारे क्वार्ट्स टाइप के हैं। मेनली क्वार्ट्स ही होता है। कभी कभी रेयर माइका मिल सकता है तुम्हें, कभी कभी रेयर में फेल्सपार मिल सकता है। तो इनका जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, सिर्फ क्वार्ट्स ही मिलेगा। ठीक है। अब देखो तुम्हारा क्या होता है कि इओलियन बेड फॉर्म्स। ये अपन ने ना अभी डिपोजिशनल बेड फॉर्म्स के बारे में पढ़ा। ठीक है। तो ये डिपोजिशनल बेड फॉर्म्स ही है कि तुम्हारा ना डिपोजिशन कहाँ कहाँ हो रहा है। तुम्हारा डिपोजिशन हो सकता है इओलियन रिपल्स में। ठीक है। तुम्हारा हो सकता है ड्यून्स में, तुम्हें ना जो डाराज होते हैं ना वहाँ हो सकता है डिपोजिशन। और एक मैंने पहले तुम्हें लुइस बताया था, वहाँ पे तुम्हारा ये सब तुम्हारे हो सकते हैं डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स। सॉरी, डिपोजिशनल बेड फॉर्म्स और लैंड फॉर्म्स एक ही बात है। तो इओलियन जो रिपल्स हो गए, जिनकी जो
जैसे इनका फिजिकल अपीयरेंस देखो, ये तुम्हारे ना रिपल रिपल हो गए। इस टाइप के जो स्ट्रक्चर बनते हैं ये तुम्हारे ना रिपल्स बनते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स में भी ना कुछ रिपल्स होते हैं, वेव रिपल्स होते हैं, ठीक है ना, वो वेव के एक्शन की वजह से होते हैं, ठीक है। तो और ये विंड के एक्शन की वजह से हो सकते हैं, ठीक है। ये रिपल्स है तुम्हारे। ये तुम्हारा ना डारा है। तो इओलियन रिपल्स पता लग गया तुम्हें क्या होते हैं। ड्यून्स, ड्यून्स तुमने देखेंगे कि ड्यून्स के टाइप देखेंगे अपने, कौन कौन से ड्यून्स के टाइप होते हैं। ड्यून्स के टाइप डिपेंड करते हैं कि भाई विंड की डायरेक्शन और एंगल ऑफ द विंड की डायरेक्शन क्या है तुम्हारा। और तो इन तीनों का जो क्लासिफिकेशन है ना, वो क्लासिफिकेशन ऐसे करते हैं कि जो इनकी जो हाइट होती है तो एम एम से लेकर सेंटीमीटर तक हो सकती है। जो ड्यून्स की जो हाइट होती है वो 10 सेंटीमीटर से लेकर 10 मीटर तक हो सकती है। और जो डाराज होते हैं ना, डाराज फील्ड, ये ना 100 मीटर से भी ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गए तुम्हारे डाराज, ये 100 मीटर से हो सकते हैं। ये किलोमीटर एरिया तक में फैले हो सकते हैं। इसकी लेंथ और विड्थ ना किलोमीटर में होती है। तो तुम्हारा ना डिपोजिशन कहाँ कहाँ होगा। इओलियन रिपल्स में होगा, सेकंड ड्यून्स में होगा, डाराज में होगा। और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं तुम्हारे लोइस, ठीक है, वहां पे तुम्हारा डिपोजिशन हो सकता है। ठीक है, ये तुम्हारे ना बैड फॉर्म्स जो तुम्हारे ड्यून्स के टाइप हो गए, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि विंड की डायरेक्शन कैसी है। तो जो तुम्हारा ना बारचन ड्यून्स हो गया पहला, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा ट्रेवर्स ड्यून्स। एक लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स भी होता है तुम्हारा, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा लीनियर ड्यून्स। इसमें जो तुम्हारी प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन है ना, वो इन दोनों डायरेक्शन में है। जब दोनों डायरेक्शन का जब इफेक्ट पड़ेगा तो ये लीनियर डायरेक्शन में हो जाते हैं। ये देखो मोस्ट, देखो स्टार ड्यून्स कि चारों तरफ से ना तुम्हारे हवा का डायरेक्शन है, तो तुम्हारा क्या बन गया, एक स्टार टाइप का ड्यून्स बन गया। इसके अलावा भी तुम्हारे कोई मतलब ड्यून्स के टाइप होते हैं, वो देखो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, पैराबोलिक, ठीक है, डोम और रिवर्सिंग ड्यून्स। ये सब तुम्हारा होमवर्क है, इसके बारे में पढ़ना, ठीक है। और एग्जाम और मिड टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ में मैंने बता दिया कि ये जो होते हैं तुम्हारे बैच रन या फिर ट्रैवर्स या फिर लीनियर और जो स्टार ड्यून्स, ये कैसे बनते हैं। ये सब ये डिपेंड करते हैं विंड की डायरेक्शन पे, ठीक है। और ये सब भी विंड की डायरेक्शन में बनेंगे, ठीक है। इनके बारे में ये सिर्फ ये पढ़ना है कि ये बनते कैसे हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। ये हर टाइप के बारे में कम से कम भी 3 या 4 लाइन पढ़नी है तुम्हें। देखो, जो तुम्हारे जो अरिड एनवायरनमेंट होता है, अरिड रीजन होता है ना, अरिड रीजन के अंदर अंदर क्या क्या आते हैं। तुम्हारा ना फैन हो गया। फैन, एल्यूविलियल फैन मैंने बताया था कैसे बन गए। एल्यूविलियल फैन तो बन तो गया, लेकिन उसके बाद ना वो ड्राई हो गया, वहां पे कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो वहां से जो विंड होगी तुम्हारे ना, वो पार्टिकल्स को उठा के ले आएगी। तो ये तुम्हारा सोर्स हो सकता है। बाकी जो सोर्स तुम्हारा क्या हो सकता है, सैंड ड्यून्स हो सकता है कि यहाँ पे पहले ड्यून्स है, यहाँ से ना कोई आंधी या फिर तूफान या फिर विंड, कोई भी मतलब कि वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, ठीक है। तो ये ड्राई एलुविलियल प्लेन है कि मतलब यहाँ पे पहले कोई ना तुम्हारी नदी बह रही थी लेकिन वो सूख गई, ठीक है। सूखने के बाद ना जो तुम्हारे जो सेडिमेंट्स होंगे वो विंड लेके आ जाएगी, ठीक है। एम्फिमल, एम्फिमल का मतलब होता है ड्राई, ठीक है। ड्राई लेक, तुम्हारी ना कोई लेक थी वो ड्राई हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेडिमेंट्स होंगे ये भी तुम्हारे सोर्स मटेरियल हो सकते हैं। तो ये सब यहाँ पे अगर कहीं इनका डिपोजिशन हो गया कहीं बेसिन में जाकर, तो तुम्हारा वो इओलियन एनवायरनमेंट के अंदर आता है। ये तुम्हारे अपने वर्ल्ड वाइड कौन कौन से सबसे बड़ा सहारा डेजर्ट है, ठीक है। ठीक है, पूरा मिडल, ठीक है, ये पूरा मिडल ईस्ट का हिस्सा है, ठीक है। ये सहारा डेजर्ट का हिस्सा है। तो आज के टाइम पे ये डेजर्ट है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो भी इरोजनल जो प्रोसेस हो रहे हैं, ये सारे प्रोसेस यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है।
अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इओलियन जो डिपॉजिट्स होते हैं उनकी, देखो लिथोलॉजी ना सैंड और सिल्ट होते हैं दोनों। और सैंड जो सैंडस्टोन होता है उसमें जो मेनली कंपोनेंट होता है मिनरलोजी होती है वो तुम्हारा होता है क्वार्ट्स। ठीक है, रेयर एग्जांपल तुम्हारे कार्बोनेट अदर ग्रेन्स मिल गए। ठीक है, फेल्सफर और जो माइका मिल गए वो रेयर मिल गए। टेक्सचर 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 कैसा होता है, वेल टू वेल वेरी शॉर्टेज सिल्ट टू द मीडियम सैंड। मतलब कि सैंड टाइप होगा और सैंड में भी ना मीडियम सैंड होगा, कोरोजर सैंड नहीं होगा। और फाइन सैंड हो गया, और फाइन सैंड के नीचे जितने भी छोटे पार्टिकल आ गए तुम्हारे सिल्ट क्ले वो हो गया। फॉसिल डेजर्ट में फॉसिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो रेयर हो गया, अभी कभी कुछ मिल गया तो मिल गया। ठीक है, सो बैड ज्योमेट्री कैसी होगी, बैड ज्योमेट्री जो तुम्हारी होगी वो सीड्स के फॉर्म में होगी। ठीक है, लेंसेज ऑफ द सैंड्स, लेंसेज हो गए। सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर देखो, सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर ग्रेडेड बेडिंग, करंट बेडिंग, रिपल मार्क्स, मड क्रैक्स, ये सब सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन इनमें से ना कौन से पाए जाते हैं, मेनली तुम्हारा रिपल पाया जाएगा। ठीक है, और जो लार्ज स्केल जो ड्यून्स होंगे ना वो भी तुम्हारा सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, जिसमें तुम्हारी क्रॉस बेडिंग हो सकती है, पैरेलल स्ट्रेटिफिकेशन हो सकता है सैंड्स में। पीलियो करंट, पीलियो करंट जो प्रोसेस है, पीलियो करंट का मतलब होता है कि अपन आज के टाइम पे अपने को कोई भी रोग मिल गई, ठीक, उस रोग का अपन स्टडी करते हैं और एक एनवायरनमेंट कंस्ट्रक्शन करते हैं और अपन कह देते हैं कि ये जो एनवायरनमेंट है ये इस रोग का एनवायरनमेंट था आज से 1000 साल पहले या फिर 2000 साल पहले, जब भी वो रोग बनी हुई थी। तो इस स्टडी को कहते हैं पेलियो करंट। ठीक है, तो ड्यून ओरिएंटेशन रिकंस्ट्रक्शन फ्रॉम द क्रॉस पैडिंग इंडिकेट द विंड डायरेक्शन। तो उसका आज आज की रोग की स्टडी से अपन ये बता सकते थे कि उस टाइम में विंड की डायरेक्शन क्या थी। सो कलर कैसा होता है इनका, येलो से लेके रेड। और मैंने 2-3 बार ये बता चुका हूँ कि जो रोग का जो कलर है ना वो इम्प्योरिटीज पे डिपेंड करता है। और एक आयरन हाइड्रोक्साइड जो, तो ऐसी इम्प्योरिटीज है ना, किसी अगर किसी रोग में मिल जाती है तो उसका कलर ना येलो और रेड ना ब्राउनिश कलर चेंज कर देती है। कैल्साइट मिनरल के अंदर भी मैंने बताया था कि कई टाइप की इम्प्योरिटीज होती है। कैल्साइट मिनरल वैसे तो शाइनी अपीयरेंस का होता है और वाइट होता है, लेकिन कभी वो रेड भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, सॉरी ब्लैक नहीं ग्रे हो सकता है। तो इस टाइप के उनके फिजिकल अपीयरेंस मिल सकते हैं इम्प्योरिटीज के बेस पर। फेसिस एसोसिएशन, देखो फेसिस का मतलब क्या होता है कि एक कोई रोग है और रोग की लेयर, उस उस रोग की लेयर की जो करेक्टरिस्टिक्स हो गई, और वो भी करेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू योर द सेडिमेंटेशन प्रोसेस। अब सेडिमेंटेशन प्रोसेस कौन से हो गए तुम्हारे, इरोजन प्रोसेस, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एंड द डिपोजिशन प्रोसेस, ये प्रोसेस आते हैं तुम्हारे डिपोजिशन सेडिमेंटेशन प्रोसेस। तो फेसिस एसोसिएशन में क्या आता है तुम्हारा, जो एलुवियल फेंस, एम्फिफल एम्फीमल रिवर्स लेक। ठीक है, जो अभी अभी मैंने तुम्हें ये जो डिस्कस किया सारा कि यहाँ से सोर्स मटेरियल बन सकते हैं एल्यूवियल फैंस, ठीक है, ड्राई रॉक्स, ठीक है, सैंड ड्यून्स, तो ये सब तुम्हारा फेसिस एसोसिएशन के अंदर आता है। देखो ये सारा डेजर्ट है आज के टाइम पे, ये तुम्हारा ना सैंड ड्यून है और ये रिवर्सिंग टाइप का सैंड ड्यून है। ठीक है, और जो तुम्हारी रोक बनती है ना एलोवेरियल एनवायरनमेंट में, ठीक है, वो इस टाइप का तुम्हारा रोग हो ये ना क्रॉस बेडिंग स्ट्रक्चर है सेडिमेंट्री रोक के। इसका कलर क्या होगा तुम्हारा, रेड ब्राउनिश कलर येलो कलर की तुम्हारी रॉक्स होती है। और ये अच्छी रिजर्वायर रॉक होती है क्योंकि इनके अंदर अच्छी पोरोसिटी मिलती है और ऑर्गेनिक मटेरियल इनके अंदर नहीं होता है। सो मो जो तुम्हारा एलोवेलियल एनवायरनमेंट का जो बॉटम फ्लोर होता है ना उसको बोलते हैं पेमेंट, डेजर्ट पेमेंट।
और उसका जो अपीयरेंस होता है ना ऐसा होता है, रॉकी स्ट्रक्चर का। और ये कैसे बनता है? विंड इरोजन से बनता है, ठीक है। डिप डिफ्लेशन अपन ने अभी डिस्कस किया था, डिफ्लेशन क्या होता है। यहाँ पे अगर इरोजन हो जाता है ऐसे सरफेस का, तो तुम्हारा क्या बनता है? डेजर्ट पेमेंट, ठीक है। बेसिन देखो, अपन ने जब लैकोस्ट्रीन देखा था ना, तो अपन ने बेसिन देखा था कि बेसिन क्या होता है। तो ये देखो, जैसे लैकोस्ट्रीन एनवायरनमेंट का जो बेसिन हो गया तुम्हारा, जैसे लीथल जोन हो गया, ऐसे ही ना तुम्हारा ये जो है, ये तुम्हारा डेजर्ट पेमेंट, ये होता है तुम्हारा बेसिन फ्लोर। तो बेसिन क्या होता है इसके बारे में तुम क्लियर रहना। ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ऑफ सेडिमेंट्स, कि सेडिमेंट्स का ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या होता है। ट्रैक्शन, साल्टेशन, सस्पेंशन, ठीक है। और ये जो सारे प्रोसेस होते हैं, ये अभी अपन ने डिस्कस किए थे। और ये सारे प्रोसेस ना फ्लूवियल प्रोसेस में भी होते हैं, और इओलियन प्रोसेस में भी तुम्हारे ये तीनों प्रोसेस होते हैं। देखो, ये तुम्हारा ना देखो, क्रीप अपन ने देखा कि क्रीप क्या हो गया, यहाँ से कोई पार्टिकल तुम्हारा यहाँ आ गया, ये क्रीप हो गया। साल्टेशन बाउंस होके अगर आ रहा है, ठीक है, ये मॉडिफाइड साल्टेशन हो गया। ये मॉडिफाइड साल्टेशन हो गया तुम्हारा, कि कोई भी तुम्हारा पार्टिकल अगर उसका क्रीप हो गया, ठीक है, क्रीप से यहाँ पे आ गया, यहाँ से ना ये पार्टिकल डिवाइड हो गया कुछ पार्टिकल्स में, कुछ कुछ भी एक्शन से, विंड के एक्शन से, इरोजन से, एब्रेशन से, एट्रिएशन से, ठीक है। उसके बाद ये स्मॉलर पार्टिकल में बन गया, फिर इसके बाद है ना ये बाउंस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं मॉडिफाइड साल्टेशन। और देखो, टर्बुलेंट जो एडीज होगी ना, वहाँ पे तुम्हारा होगा कौन सा? रोलिंग मोशन होगा। और रोलिंग मोशन किस में आता है तुम्हारा? ट्रैक्शन मोशन में आता है। तो और जो सस्पेंशन होगा तुम्हारा, लॉन्ग टर्म सस्पेंशन, लेस देन 20 माइक्रोमीटर के जो पार्टिकल साइज है तुम्हारे, वो आगे तुम्हारे लॉन्ग टर्म सस्पेंशन में। और शॉर्ट टर्म सस्पेंशन में आगे जो पार्टिकल्स जिनका साइज रेंज 20 से लेकर 70 माइक्रोमीटर है। तो और सो नेक्स्ट देखो, स्टोक लो क्या होता है। 11वीं की एनसीईआरटी में स्टोक लो दे रखा है, ये तुम्हारा होमवर्क है, असाइनमेंट नहीं है, सिर्फ होमवर्क है, इसके बारे में पढ़ना है। और स्टोक लो क्या होता है मैं यहाँ भी बता रहा हूँ। ये तुम्हारा कोई मीडियम है, मीडियम कोई भी कंटिन्यूस मीडियम हो सकता है, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, वाटर हो सकती है, गैस हो सकती है, ऑयल हो सकती है, ठीक है। अगर किसी भी कंटिन्यूस फ्लूइड में कोई तुम्हारा पार्टिकल है, ठीक है, और वो पार्टिकल तुम्हारा अंडर द ग्रेविटी के अंडर ड्रॉप हो रहा है, उसका फॉल हो रहा है, तो उस पे जो फोर्स लगेंगे वो दो टाइप के फोर्स लगते हैं। एक तो लगता है ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स लगता है कि फ्लूइड के मीडियम की वजह से। और जो ग्रेविटी फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से लगता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो mg होगा, ठीक है। ये तुम्हारा mg हो गया, और ये तुम्हारा ड्रैग फोर्स हो गया। जहाँ पे तुम्हारे ये जो नीटा है, ठीक है, इसको बोलते हैं विस्कोसिटी। तुम म्यू से भी इसको डिनोट कर सकते हो। अब जब तुम फोर्स बैलेंस करोगे ना, तो तुम्हारे पास क्या आएगा? ये फॉर्मूला आएगा, स्टोक लॉ। जब वी वी होगी तुम्हारी सेटलिंग वेलोसिटी। सेटलिंग वेलोसिटी का मतलब हो गया तुम्हारा किस वेलोसिटी से ये पार्टिकल सेटल हो रहा है। एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। तो ये तुम्हारा
पार्टिकल डायमीटर, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। ये जिस मीडियम में पार्टिकल ड्रॉप हो रहा है वो, और ये सॉलिड पार्टिकल की डेंसिटी, ठीक, और ये तुम्हारा विस्कोसिटी। अब देखो, जो तुम्हारा स्टोक लो है, मैंने क्यों पढ़ने के लिए दिया है कि ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, क्योंकि जब भी तुम सेपरेटर पढ़ते हो ना, उससे गैस फेज में जो तुम्हारी ऑयल की ड्रॉपलेट्स जो सेटल होके आ रही है ना, उस पे भी तुम्हारा स्टोक लो लगता है, और स्टोक लो पूरा डिजाइनिंग में काम आता है। तुमने एक टर्मिनल वेलोसिटी नाम से पढ़ा होगा, ठीक है, ये वही वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी। अगर तुम इसको फील्ड यूनिट में लिख दोगे तो ये अलग फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन ये ऐसा यूनिट में है। दूसरा कहाँ पे काम आता है कि ना, तुम्हारी जब भी ड्रिलिंग प्रोसेस चलता है, जो कटिंग का जो लिफ्ट होता है, मान लो ये तुम्हारी जो रेड है ये कटिंग है, तो तुम्हारे ना कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए मड की, ताकि ये जो कटिंग है ना, ये सस्पेंडेड रहे ऊपर की तरफ, नीचे फॉल ना करे। तो वो वेलोसिटी तुम ना स्लिप, उसको स्लिप वेलोसिटी बोलते हैं, और उस स्लिप वेलोसिटी को तुम निकालोगे इस फॉर्मूले से। तो स्टोक लो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मतलब कि फील्ड यूनिट में आ गया तुम्हारा स्टोक लो है, इस पे ज़्यादा ध्यान मत देना। ये वाला तुम्हारा याद रखना है ऐसा यूनिट में। जो तुम्हारी जो साल्टेशन जो प्रोसेस होगा, उसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, यहाँ से तुम्हारा विंड का इम्पैक्ट होगा, और इस टाइप की तुम्हारी ट्रेजेक्ट्रीज होगी, ठीक है। यहाँ पे ड्रैग नहीं होता है क्योंकि कोई फ्लूइड प्रेजेंट नहीं है। प्रिंसिपल मैकेनिज्म ऑफ द पार्टिकल मूवमेंट, इओलियन ट्रांसपोर्ट में जो प्रिंसिपल मैकेनिज्म होता है ट्रांसपोर्ट का, वो इस टाइप का होता है। देखो, ये तुम्हारा ना फ्रोस्ट सरफेस स्ट्रक्चर है, ठीक है, विंड के इफेक्ट की वजह से बनते हैं। और दूसरा इफेक्ट होता है पार्टिकल के कोलिजन की वजह से। जब भी पार्टिकल कोलाइड करते हैं, तो उनसे क्या बनता है, तुम्हारा फ्रोस्टेड सरफेस स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, जो विंड की जो स्पीड होती है ना, वो कोरोजन पार्टिकल को नहीं उठा सकती है, नहीं कैरी कर सकती। वो सिर्फ मीडियम सैंड या उससे छोटे पार्टिकल्स को ही उठा सकती है। इसलिए एलोवेन जो डिपॉजिट हो गए ना, वो वेल सॉर्टेड और फाइन सैंड होते हैं, कि उनमें फाइन सैंड होता है और वेल सॉर्टेड सॉर्टेड होते हैं। मतलब डिफरेंट साइज के, सॉर्टिंग का मतलब ये होगा डिफरेंट साइज के पार्टिकल नहीं मिलते हैं। दूसरा हो गया तुम्हारा विंड रिपल्स। देखो, रिपल्स मैंने बता दिया था, ये ना ये करंट रिपल्स हैं। ये एक्वस एनवायरनमेंट में बने हुए हैं। तुम्हारी कोई नदी फ्लो कर रही थी, ठीक है, कोई स्ट्रीम फ्लो कर रही थी, उसके इफेक्ट से तुम्हारे ना जो रिपल्स बने हैं वो है तुम्हारे करंट रिपल्स, और ये तुम्हारे विंड रिपल्स हैं, ठीक है। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं विंड रिपल्स के ना, ये एसिमेट्रिकल इन द शेप होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, वेवलेंथ ना 0.02 से लेकर 2 मीटर तक होती है, हाइट 1 mm से लेकर 10 सेंटीमीटर तक होती है। सो जो अ, जो तुम्हारे रिपल्स होते हैं ना, रिपल्स के अंदर तुम्हारा क्या होता है, डिपोजिशन होता है। तो जब रिपल्स का माइग्रेशन होता है, तो माइग्रेशन कैसे होता है, देखो, इसमें जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म काम आता है वो तुम्हारा था साल्टेशन। देखो, बाउंस होके आ रहा है तुम्हारा, बाउंस होके आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा ना हाई एंगल इम्पैक्ट है, और ये ना लो एंगल इम्पैक्ट, मतलब ये एक ये तुम्हारा जो स्ट्रक्चर बन गया, इसको ट्रफ बोलते हैं, और इसके ऊपर वाले को बोलते हैं क्रेस्ट, ठीक है। तो जो फाइनर जो सैंड हो गया, ठीक है, यहाँ पे देखो, जब भी वो देखो, एक होता है तुम्हारा ग्रेडेड बेडिंग और एक होता है तुम्हारा इनवर्स बेडिंग, ठीक है। जब भी मैंने तुम्हें सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, तो मैंने तुम्हें ना ग्रेडिंग पढ़ाया था। ग्रेडिंग का मतलब ये होता है कि जो लार्जर जो पार्टिकल्स होंगे, लार्जर साइज के पार्टिकल्स, वो ग्रेविटी की इफेक्ट की वजह से नीचे सेटल होंगे। फिर उसके बाद ना थोड़े छोटे पार्टिकल्स, और लास्ट में होंगे तुम्हारे फाइनर पार्टिकल्स। लेकिन जो इनवर्स ग्रेडिंग होगी ना, वो इसका उल्टा रिवर्स होती है। मतलब कि लार्जर पार्टिकल तुम्हारे ऊपर, उसके बाद तुम्हारे फाइनर पार्टिकल्स। तो देखो, यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा इनवर्स ग्रेडिंग होती है। इनवर्स ग्रेडिंग कैसे होती है, जो तुम्हारे जो यहाँ पे जो फाइनल जो सैंड हो गए ना, यहाँ पे हाई एनर्जी होती है और यहाँ पे होती है लो एनर्जी। तो ये बाउंस होके सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, यहाँ पे देखो, फाइनर पार्टिकल सबसे ऊपर ही होंगे।
ठीक है, जो फाइनर पार्टिकल्स क्या करेंगे, यहाँ पे गिरेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़े पार्टिकल्स, लास्ट में सबसे बड़े पार्टिकल्स। तो ये हो गया तुम्हारा रिपल्स के अंदर डिपोजिशन कैसे होता है। और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे डायग्नोसिस करोगे कि जो तुम्हारा जो सेडिमेंटेशन हुआ है वो रिपल्स के अंदर हो रखा है, तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो होती है इनवर्स ग्रेडिंग। ये तुम्हारा ड्यून ड्यून है। ड्यून की मार्फोलॉजी है। मार्फोलॉजी का मतलब होता है कि शेप कैसा है, नेम कैसा है, उसको नेम कैसे है। ये तुम्हारा ना क्रेस्ट क्रेस्ट हो गया तुम्हारा, ये इंटरड्यून हो गया। और जो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो चीजें है ना, देखो, क्रस्ट ध्यान रखना, ठीक है, इंटरड्यून ध्यान रखना, और स्टोस स्लोप ना ये इम्पोर्टेंट है। और ना जो लीवर्ड स्लोप है और ये विंडवर्ड स्लोप है। जो स्लिप फेज है ना, स्लिप फेज को ना ली फेज भी कहते हैं। ठीक है, ये टो एप्रन वगैरह सब, ये ब्रिंक, ये तुम्हारा इस टाइप के स्ट्रक्चर ब्रिंक। तो मेनली स्लिप फेस, ली फेस और स्टोस फेस और क्रिस्ट, ये तो ध्यान ही रखना, ये क्या होते हैं तुम्हारे सैंड ड्यून्स में। ये जो तुम्हारा जो स्लोप होता है ना, ये स्टीप स्लोप होता है और ये जेंटल स्लोप होता है। ठीक है, देख, ये जो स्लिप फेस होगा उसको ना तुम ली फेस भी बोल सकते हो, सेम। देखो, अब ना विंड रिपल्स के जो तुम्हारे सैंड ड्यून्स होते हैं ना, सैंड ड्यून्स के अंदर डिपोजिशन कैसे होता है, ये ना एंगल ऑफ द विंड, विंड डायरेक्शन, विंड की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे भी डिपोजिशन दो टाइप से होता है। जो पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है तुम्हारा ग्रेन फॉल। ग्रेन फॉल और ग्रेन फ्लो। ग्रेन फॉल और ग्रेन फ्लो में क्या डिफरेंस होता है, देखो, ये देखो, ग्रेन जो फॉल होता है ना, मतलब ग्रेन का फॉल होना, कोई भी ग्रेन है वो गिर रहा है, साल्टेशन प्रोसेस से गिर रहा है। यहाँ पे ना तुम्हारे सैंड पार्टिकल्स, एरो को देखो, एरो है, तो ये तुम्हारा क्या हो रहा है, सैंड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। देखो, ये सैंड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो ऐसे अगर डिपोजिशन होता है तो उसको बोलते हैं ग्रेन फॉल। अब देखो, ग्रेन फ्लो क्या होता है, फ्लो के अंदर ना ग्रेन्स का फ्लो होगा। अब तुम इस स्ट्रक्चर को देखो, जैसे ही तुम्हारा ना ये जो स्लोप है तुम्हारा, देखो ये ली फेस का स्लोप, अगर इसका स्लोप 30 डिग्री से ज्यादा हो जाता है ना, तो इसको बोलते हैं ली फेस फेलियर। और ली फेस फेलियर का जो इम्पैक्ट होता है ना, ये इस टाइप का इम्पैक्ट होता है। देखो, ये तुम्हारा सारा जो सेडिमेंट्स है ना वो नीचे गिर जाते हैं, तो यहाँ पे होता है ग्रेन का फ्लो। और ये फ्लो कब होता है, स्लो फेलियर व्हेन द एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। और वो क्रिटिकल एंगल होता है तुम्हारा 30 डिग्री, 30 से 40 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखो, ये हो गया तुम्हारा साल्टेशन प्रोसेस, एक ग्रेन फ्लो। ठीक है, ये यहाँ पे ना कुछ तुम्हारा था कि सैंड एवलांचेस, मतलब कि सैंड एवलांचेस भी ग्रेन फ्लो के अंदर आते हैं। कि ये तुम्हारे यहाँ पे पहले से सैंड डिपॉजिट हो गए थे, और फिर ना इनके वेट बढ़ने की वजह से इनका जो स्लोप है वो तुम्हारा इन सबको होल्ड नहीं कर पाया, और ये इसका एवलांच की वजह से ये सब नीचे आ गए। तो यहाँ भी ना इनवर्स ग्रेडिंग होती है। सबसे पहले फाइनर पार्टिकल होंगे वो गिरेंगे, फिर उससे बड़े पार्टिकल लास्ट में गिरेंगे तुम्हारे जो बड़े साइज के पार्टिकल होते हैं। देखो, पहले ये ऐसा था, कुछ टाइम के बाद ना साल्टेशन प्रोसेस या फिर इरोजन की वजह से इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसे ना सैंड ड्यून माइग्रेशन, ठीक है, सैंड ड्यून डिपोजिशन, ये सब प्रोसेस तुम्हारे होते हैं इसके अंदर, तुम्हारे सैंड ड्यून्स के अंदर। ठीक है, माइग्रेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बोल सकते हो तुम इस प्रोसेस को। ठीक है, ठीक है, ग्रेन फ्लो क्या होता है, फ्लोइंग ऑफ सैंड आफ्टर द ली स्लोप फेलियर। जब भी ली स्लोप फेलियर का ली स्लोप फेलियर होगा उसका, तो सैंड फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं ग्रेन फ्लो। ये ना तुम्हारे जितने भी टाइप के फ्लो हो गए, तुम्हारे रियोलॉजिकल फ्लो जिसमें ना फ्लूइड भी आ गया, ठीक है, और उसमें से एक फ्लो आता है तुम्हारा ग्रेन फ्लो। ठीक है, तो ये अलग से ही दे रखा है, ये सब टाइप के
फ्लो है। ठीक है। जब भी एक 30 डिग्री से ज़्यादा होगा इसका स्टीफ स्लोप, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये गिरने लग जाएगा। ठीक है। और जो फ्रिक्शनल यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, देखो, यील्ड स्ट्रेंथ किसी भी मटेरियल की ना ब्रेकिंग स्ट्रेंथ या फिर डिफॉर्मिंग स्ट्रेंथ होती है। ऐसे ही तुम्हारा जो ड्यून है ना, उसकी जो स्ट्रेंथ होगी उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल यील्ड स्ट्रेंथ। जो सेडिमेंट सपोर्ट मैकेनिज्म होता है, देखो, सेडिमेंट सपोर्ट मैकेनिज्म का मतलब होता है कि कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है। ये तो पार्टिकल्स है तुम्हारे, ठीक है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स है इनके बीच में ना जो कोलिजन हो रहा है उसको ना सेडिमेंट सपोर्ट मैकेनिज्म बोलते हैं। कि किस कौन से मैकेनिज्म से सेडिमेंट्स अपने आप को सपोर्ट किए हुए हैं, तो इसको डिप्रेसिव प्रेशर भी बोलते हैं। तो इनकी जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि इसमें इनवर्स ग्रेडिंग होती है। इनवर्स ग्रेडिंग का मतलब होता है कि टॉप पे क्या होगा, कोरोजन मटेरियल होगा, और फाइनल फाइनल जो मटेरियल होगा वो होगा तुम्हारा लोअर पे। ठीक है। देखो, ये एंशियंट टाइम में ये तुम्हारी लेमिनेटेड जो स्ट्रक्चर यहाँ पे जो डेवलप हुई थी, ठीक है, इस टाइप के स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर तुम्हारे मिलते हैं इओलियन एनवायरनमेंट में। जो ग्रेन फॉल की जो लेयर होती है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो होती है कि ये ना इंडिस्टिंक्टली होती है, लेमिनेटेड, मतलब इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। लेमिनेटेड तो होती है लेकिन सेपरेट नहीं कर सकते हैं। दूसरा, वेल सॉर्टेड तो दोनों ही होंगी, और थिन होंगी। जो ग्रेन फ्लो होंगी ना वो इन्वर्सली ग्रेडेड होंगी। ठीक है। जो ग्रेन फॉल जो तुम्हारा होता है वो इन्वर्सली ग्रेडेड नहीं होता है, और जो ग्रेन फ्लो होता है इन्वर्सली ग्रेडेड होगा। और जो डाउन स्लोप होता है वहां से ये थिकन होते हैं, और ये थिन होती है लेस देन 1 सेंटीमीटर, देखो। और इसमें ना इनको अपन सेपरेट कर ही नहीं सकते, और ये थिन होती है। किसी को कोई डाउट? हेलो, किसी को कोई डाउट है? नो सर। हाँ बोलो भाई, क्या डाउट है? ठीक है, तो डाउट नहीं है तो सो धनेश, धनेश, लोकेंद्र, यस सर। ओके, प्राची, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अब्देश अली, प्रेजेंट सर। विकास जाखड़, विकास जाखड़ नहीं है क्या? ओके, प्रेजेंट। रौनक जांगेड़, प्रेजेंट सर। ओके। विकास ढाका, विकास ढाका एब्सेंट है। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट है। ओके। गोपाल, गोपाल एब्सेंट। जसदीप सिंह,
प्रेजेंट। महिपाल सिंह। प्रेजेंट सर। ओके। राहुल चौहान। प्रेजेंट सर। दिलीप चौधरी। प्रेजेंट सर। सर सर एक डाउट था सर। हाँ यार, अटेंडेंस की बात करते हैं, ठीक है। यश गहलोत। ओके सर। हम्म, प्रेजेंट सर। यश गहलोत प्रेजेंट। ओके। पृथ्वी सिंह। प्रेजेंट। ठीक है। टाकाराम। टाकाराम नहीं है। ओके। जिनेश मेहता नहीं है। सुरेंद्र सिंह। भगवती देव। प्रेजेंट सर। ओके, सुरेंद्र सिंह है। ओके। यस सर प्रेजेंट सर। भगवती देवरा। भगवती देवरा सेंट। नारायण कुमार। प्रेजेंट सर। ओके। प्रदीप सिंह चारण। प्रेजेंट सर। ओके। धर्मेंद्र कुमार। ऋषिका। Present, sir. विवेक सिंह। विवेक सिंह। उज्जवल। प्रंजुल। गणेश बोस। नाजमीन कुरैशी। Present, sir. सवाई सोलंकी। बंची प्रजापत। भावना। Present, sir. हेमंत बोरा। प्रेजेंट सर। मनीष। नमन कुमार। नरेश सिरवी। प्रियांक शर्मा। सचिन टाक। वरुण कौशिक। प्रेजेंट सर। सचिन सचिन सर टाक। वरुण कौशिक प्रेजेंट। वरुण कौशिक प्रेजेंट। यस सर सचिन प्रेजेंट। सचिन प्रेजेंट। वरुण कौशिक प्रेजेंट। वीरेंद्र राठौड़। ओके। साहिल सोनी। युवराज। मनीष पवार। ओके। सो हेमंत बोरा प्रेजेंट है। यस सर। ओके। तो ठीक है, जिसको डाउट पूछना है वो रुक सकता है, और जिसको नहीं पूछना सर होगा। मेरा नाम नहीं है अटेंडेंस में। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? श्रद्धा। श्रद्धे। ओके। पहली क्लास ले रहे हो ना, कैसे आएगा यस नाम? सर। ओके। ओके, किसको बताओ क्या पूछना है? पूछो भाई, जिसको पूछना था। सर असाइनमेंट क्या करना है सर? सर असाइनमेंट क्या है सर, मुझे ये डाउट है सर। असाइनमेंट किसका? कौन से सब्जेक्ट का? सर अभी जो सर अभी था, अभी 5 बजे पहले सबमिट करना है। कौन से सब्जेक्ट का?